वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है मार्क्सिज्म की पूरी फिलॉसफी आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी वो सारी वीडियोस देखने के बाद। सो आई नो आप सब बहुत टैलेंटेड हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी मार्क्सिज्म की फिलॉसफी के जो गवर्नेंस के साथ लिंकेजेस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ लिंकेजेस हैं, स्टेट के साथ, पब्लिक पॉलिसी के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ जो लिंकेजेस हैं वो ड्रॉ कर लिए होंगे। लेकिन चूंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा है तो मैंने बेहतर समझा कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर जो हमने पिछली कार्ल मार्क्स की 4-5 थ्योरीज देखी हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या निकलती हैं और लिंकेजेस क्या निकलते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के कंपोनेंट के साथ, वो मैं सेपरेटली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। मार्क्सिज्म यानी ये यूएसएसआर का ये ऑफिशियल स्टेट एम्बलम था यूएसएसआर का, जो कि पहली मतलब कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी आने के बाद जो है वो कम्युनिस्ट स्टेट मानी जाती है, जहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था 1917 में, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो ये उनका स्टेट एम्बलम था मार्क्सिज्म की फिलॉसफी का। ये बेसिकली आप देखें तो ये एक हैमर और ये साथ जो दूसरा भी एक टूल है, ये एक किसान के आलात हैं। बेसिकली किसान कह रहा हूँ, मजदूर के, एक वर्कर के, एक इंडस्ट्रियल वर्कर के। तो ये उसकी बेसिकली जो है उनको रिप्रेजेंट करता है कि एक वर्कर्स का जो है ये कॉज है मार्क्सिज्म। ठीक है। सो क्या लिंकेजेस हैं जी मार्क्सिज्म के गवर्नेंस के साथ, पब्लिक पॉलिसी के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ? हमने अभी आप लोगों ने मार्क्सिज्म की फिलॉसफी में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखा, ठीक है। और आप लोग अगर रिकॉल करें कि मैंने आप लोगों को गवर्नेंस की क्या डेफिनेशन बताई थी इन लेक्चर 1, अपने सबसे पहले मॉड्यूल में। गवर्नेंस क्या होती है जी? गवर्नेंस हमने पढ़ा था कि गवर्नेंस नाम ही रिसोर्सेज की मैनेजमेंट का है। जो एक सोसाइटी में रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है, गवर्नेंस के थ्रू मैनेज करने का नाम, एक सोसाइटी में अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का नाम जो है वो गवर्नेंस है, राइट। और इसी मकसद के लिए रियासत जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है ताकि रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। तो सबसे पहला लिंक तो हमें यहाँ गवर्नेंस की एसेंस के साथ ही मार्क्सिज्म का नजर आ जाता है कि मार्क्सिज्म जब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि जो एक माशरे में रिसोर्सेज की एक्चुअल नेचर क्या है, वो कैसे डिवाइडेड हैं, और ये कि आखिर उन रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से माशरे में कैसे एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर टाइम जारी रहता है। अब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में मार्क्सिज्म का ये क्लेम है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इनकी सोसाइटी में स्कार्सिटी है, ठीक है। स्कार्सिटी होने का मतलब जाहिर है ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है। इस स्कार्सिटी की वजह से माशरे के डिफरेंट तबकात जो हैं वो रिसोर्सेज पर अपनी अजारादारी के लिए हर वक्त एक परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। और यही कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम को शेप करता है, ठीक है। ये बहुत डिटेल में हमने उसमें देखा था कैसे शेप करता है, वो आपको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में वो डेफिनेटली समझ आ गया होगा। विच लीड्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, वहीं से जो मैंने लिंक बनाया था कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से, कि पावर का आइडिया क्या है। देखिए, गवर्नेंस में हमने बहुत ज्यादा इन डेप्थ पॉलिटिकल पावर को डिस्कस किया। हमने फेडरलिज्म का मॉड्यूल देखा, हमने मल्टी लेवल गवर्नेंस का मॉड्यूल देखा, हमने रियासत के डिफरेंट ऑर्गन्स देखे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और पॉलिटिकल पावर के, स्टेट पावर के डिफरेंट न्यूआंसेस को डिस्कस किया। मार्क्सिज्म पावर को कैसे एक्सप्लेन करता है वो मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, कि मार्क्सिज्म बेसिकली पॉलिटिकल पावर को ट्रीट करता है एज एन एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ये एक और हमें लिंक नजर आता है गवर्नेंस के पेपर के साथ मार्क्सिज्म का, कि मार्क्सिज्म हमें पॉलिटिकल पावर की नेचर अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, ठीक है। मार्क्सिज्म हमें ये बताती है, अभी मार्क्स का व्यू बता रहा हूँ, कि पॉलिटिकल पावर दर हकीकत इकोनॉमिक पावर पर बेस होती है, ठीक है। जो इकोनॉमिक इलीट्स होते हैं वो बेसिकली रियासत के अपरेटसेस यूज करते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस यूज करते हैं, वो रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस यूज करते हैं। अभी आगे मजीद उसका डिटेल में जिक्र भी आएगा यहाँ पे। उनके थ्रू बुनियादी तौर पर वो अपनी इकोनॉमिक पावर की बुनियाद पे पॉलिटिकल पावर, ब्यूरोक्रेटिक पावर, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं और वेल्ड करते हैं, ठीक है। तो मार्क्सिज्म ने हमें पावर की नेचर जो है ना उसका इकोनॉमिक्स के साथ एक बहुत अच्छा जो है वो लिंक एस्टेब्लिश करके दिखाया है कार्ल मार्क्स ने अपनी फिलॉसफी के थ्रू, जो कि हमें उनकी थ्योरी में जो है मिलता है।
तो ये एक और देखें, मार्क्सिज्म का लिंक जो है वो गवर्नेंस के साथ, पॉलिटिकल पावर के साथ जो है उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करने के हवाले से बनता है। ठीक है। तीसरा, मार्क्सिज्म हमें ये समझने में हेल्प करती है, एक और पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के साथ लिंक आ गया कि इलीट्स जो है, ये इकोनॉमिक इलीट्स, ये गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। ये मैंने काफी अपनी वीडियोस में मार्क्सिज्म की काफी जगहों पे ये गालिबन क्रिटिसिज्म करते हुए बताया है। मैं उसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इसकी मिसालें देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरीके से आप देखें कि वहां उनके पॉलिटिकल सिस्टम पे, उनके गवर्नेंस के सिस्टम पे ये क्रिटिक की जाती है कि कॉरपोरेशंस ने, बिजनेस इंटरेस्ट ने, इकोनॉमिक इलीट्स ने उनके पूरे सिस्टम को किस तरीके से हाईजैक किया हुआ। कैसे कि वहां पे जितने कांग्रेसमैन इलेक्शन लड़ते हैं, सेनेट के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उनको प्रेसिडेंट के इवन इलेक्शंस, उनको वहां जाहिर है जीतने के लिए चाहिए पैसा। ठीक है। वो कैंपेन कंट्रीब्यूशंस के बगैर, उस पैसे के बगैर इफेक्टिवली अपनी कैंपेन नहीं रन कर पाएंगे। वो मीडिया पे अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकेंगे, वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे, वो अपनी जो उनका पूरा पॉलिटिकल मशीनरी है उनकी तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे। तो ये मतलब कैंपेन कंट्रीब्यूशंस वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इलेक्शंस जीतने में। और वहां के बिजनेस इंटरेस्ट जो है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, वो ऐसे आप कह लें कि पॉलिटिशियंस को फंड करती हैं, उनकी कैंपेन में कंट्रीब्यूट करती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर डोनेशन देती हैं, जो पावर में आने के बाद उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। वहां बड़ी बड़ी लॉबीज बनी हुई है इस बात पे। लाइक फॉर एग्जांपल वहां की गन लॉबी जो है, जिसको नेशनल राइफल एसोसिएशन कहते हैं, वो बकायदा अपने सेनेटर्स, कांग्रेसमैन फंड करती हैं, सिर्फ इस बिहाफ पे उन्हें इतना पैसा देती हैं कि आपने पावर में आने के बाद गन रिफॉर्म्स के हवाले से जो प्रपोजल्स हो उनको ब्लॉक करना है। ठीक है। और वो लोग वो करते हैं, क्योंकि वो उनकी फंडिंग के बगैर वो इन द फर्स्ट प्लेस इलेक्ट ही ना हो पाते। ठीक है। सिमिलरली और काफी लॉबीज है वहां पे। आप ये कह लें कि जैसे मैंने आपको ये गन लॉबी का बताया, फार्मास्यूटिकल लॉबी जो है वहां पे इंडस्ट्रीज की, वो बहुत स्ट्रांग है कि वो ऐसे लोगों को फंड करते हैं, कांग्रेसमैन को, जो आकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसकी रेगुलेशन पे जो है वो कोई मैयर्स वगैरह ना ले, उनको ब्लॉक करें वो। ठीक है। आप कोक ब्रदर्स यूनाइटेड स्टेट्स के दो बहुत मशहूर बिजनेसमैन है, और वो इस हवाले से काफी ज्यादा नोटोरियस है कि वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कि हुकूमत ज्यादा रेगुलेशंस ना लगाए उनके बिजनेसेस पे, बहुत ज्यादा मतलब कैंपेन कंट्रीब्यूशंस जो है वो करते हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का वहां तस्वूर है यूनाइटेड स्टेट्स में कि जो वहां की आप कह लें आर्म्स इंडस्ट्री है, वो कंपनीज जो असलहा बनाती हैं, वो ऐसे उसको फंड करती हैं कांग्रेसमैन को, जो आकर मिलिट्री प्रपोजल्स को जो है वो बैक करें, एग्रेसिव मेजर्स को, ताकि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में उन कंपनीज का असलहा ज्यादा से ज्यादा बिके। ठीक है। ये बहुत ज्यादा वहां क्रिटिसिज्म की जाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इतनी ज्यादा वॉर्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अफगानिस्तान में, इराक में, हर जगह उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें ये जो पीछे उनकी आर्म्स इंडस्ट्री है, इसका बहुत ज्यादा लिंक है। ये इसका कांग्रेस के साथ लिंक है, ये पेंटागन जो उनका डिफेंस डिपार्टमेंट है उनके साथ लिंक है, जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि ना कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि हमारा जो असलहा है वो बिके। ये बड़ी वैलिड क्रिटिसिज्म है। ये मैं कोई आपको हवाई बातें नहीं बता रहा। ये उनके आइजनहावर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहे थे, उनकी जो फेयरवेल स्पीच थी आप उसमें सुन लें, वो बकायदा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नाम लेकर फ्यूचर जनरेशन को जो है उसके अजाइम से वार्न करके गए हैं। तो ये सारी मतलब बातें बताने का मकसद ये था कि ये मार्क्सिज्म ने हमें बताया है कि ये बिजनेस इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक इलीट्स जो है, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस को कैसे हाईजैक कर लेते हैं। सेम मिसाल हमें पाकिस्तान और इंडिया में भी नजर आती है। यूएस में तो ये इनडायरेक्ट मॉडल है ना कि पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं वहां के जो बिजनेस इलीट्स हैं। पाकिस्तान इंडिया में तो ये बिजनेस इलीट्स खुद डायरेक्ट इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बनती है। आप देखें कि आपके जितनी मतलब पॉलिटिकली स्ट्रांग फैमिलीज हैं, पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग हैं, वो या तो ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर फ्यूडलिस्ट हैं, जो कि बड़ी क्रिटिसिज्म की जाती है कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो पॉलिटिक्स में आए हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो आने के बाद वो फिर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ उनके जो भी प्रपोजल्स आए वो उनको ब्लॉक करते हैं।
आप यही देख लें कि पाकिस्तान में ये लैंड रिफॉर्म्स के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट यही फ्यूडल्स माने जाते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पावर इतने ज्यादा विल्ड करते हैं, डायरेक्ट ये असेंबलीज में आते हैं और ओवरऑल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ब्रांच में आते हैं कि वो उस तरीके से पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपना एसोसिएटेड होने की वजह से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एसोसिएटेड होने की वजह से वो उस पर कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होने दे पाते। ठीक है, तो सिमिलरली जो टैक्सेशन की पॉलिसीज होती हैं हुकूमत के रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं, वो हमेशा उसमें जो है चूंकि उस सिस्टम के अंदर बैठ जाते हैं आकर, तो वो कोई भी जो उनके इंटरेस्ट को हर्ट करे चीज उसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इंडिया में आप देखें जैसे अंबानी फैमिलीज हैं, दे मेंटेन वेरी क्लोज रिलेशन विद द पॉलिटिकल क्लास। तो ये सारा हमें मार्क्सिज्म नहीं बताया है ना कि भाई सियासियात आ जाकर जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक टूल है, सियासत जो है, ये मार्क्सिज्म कहता है। और बाकी हमें उसकी प्रैक्टिकल मिसालें नजर भी आ रही है कि यूएस में वो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स एज अ टूल यूज होता है बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान इंडिया में तो एज ए डायरेक्टली भी होता है। तो ये बहुत बड़ा लिंक है। चौथा हमने देखा था मार्क्सिज्म में कि इलीट्स जब एक बार पॉलिटिकल प्रोसेस में आ जाते हैं तो वो अपनी हेजमनी बरकरार किस तरह रखते हैं, अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किस तरह करते हैं रियासती पावर को यूज करते हुए, दो तरीकों से। हमने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस बहुत डिटेल में देखा कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस में मीडिया आता है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन, फैमिली, रिलीजन। अब इनके थ्रू कभी ये सवाल पूछिए आप खुद, वाकई अब ये पब्लिक पॉलिसी के साथ लिंक आ गया कि एजुकेशन पॉलिसीज आखिर कैसे बनाई जाती है, एजुकेशन करिकुलम किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। कार्ल मार्क्स ये बताता है हमें, और सेम इसी तरह के मीडिया पे जो कंटेंट है वो क्या दिखाया जाएगा। ठीक है, मीडिया के थ्रू ओपिनियन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाएगा, क्या प्रिंसिपल्स जो है उसके लिए फॉलो किए जाएंगे। कार्ल मार्क्स हमें ये बताता है कि एजुकेशन में जो पढ़ाया जाएगा, मीडिया पे जो दिखाया जाएगा, उसकी प्राइमरी रीजन जो इकोनॉमिक इलीट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। कि एजुकेशन में आप इन्हें ऐसा करिकुलम ना पढ़ाओ कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दे कल को, बल्कि इनको इस सिस्टम का स्लेव बनाओ। ऐसा कंटेंट ही इसमें पढ़ाते रहो कि ये निकलकर इसी सिस्टम में जो है बस इनकॉर्पोरेट हो जाए, डिग्री लेकर उसे एज अ टूल समझे पैसा हासिल करने का, और वो स्लेव बन जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के एज अ लेबर उसे ज्वाइन करके। मीडिया में वो देखेंगे कि जी ऐसा कंटेंट दिखाना है जिससे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हर्ट ना हो। वो बकायदा इस हवाले से अलायंसेस बनाते हैं ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ जो कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सूट करते हो, और उनके फेवर में वो फिर जाहिर है कंटेंट एयर किया जाता है। ये दुनिया में हर जगह होता है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं मैं कह रहा, यूनाइटेड स्टेट्स, हर डेवलप कंट्री में इसी तरीके से जो मीडिया टाइकून्स हैं वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कंटेंट एयर करते हैं, और उस तरीके से लोगों के ओपिनियन को शेप करते हैं कि वो उनकी हेजमनी को चैलेंज ना करें। अगर तो वो लोग मतलब आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस से करने में नाकाम हो जाए, तो ये एक और गवर्नेंस के साथ लिंक आ गया मार्क्सिज्म का कि वो फिर रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस की तरफ जाते हैं। मार्क्सिज्म पॉलिटिक्स को, लॉ को, पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, मिलिट्री को एज अ टूल देखता है कि ये इकोनॉमिक इलीट्स इन सारी चीजों को एज अ टूल यूज करते हैं अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लाइक आपने अक्सर सुना होगा कि लॉ वर्क्स डिफरेंटली फॉर द रिच एंड द पुअर। उन्होंने बेसिकली लॉज का जो मकसद है वो यही अवाम जो है उनको पैसिफाई करना है, उनको कंट्रोल करना है, कि वो क्योंकि इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो है वो इकोनॉमिक इलीट्स हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं। तो ये सारे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस और रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस के थ्रू वो चाहते हैं कि यही सिस्टम परपेचुएट होता रहे और ये उनको फायदा देता रहे। तो इसमें उन्हें जो है वो लेबर भी मिलती रहे अपने इंटरेस्ट को जाहिर है प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो अवाम को पैसिफाई रखते हैं आइडियोलॉजी के थ्रू। अगर कोई उठ खड़ा भी हो तो वो इन सारे टूल्स को, मार्क्सिज्म के बकौल ब्यूरोक्रेसी एक टूल है जो कि इकोनॉमिक इलीट्स जो है वो अपनी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए और अवाम को कंट्रोल करने के लिए थ्रू कोएर्सिव मींस यूज करते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स आप देखें मार्क्सिज्म के बकौल में यही कहता है कि रियासत की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज होती हैं जो कि मतलब इलीट्स के इंटरेस्ट को सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, ब्यूरोक्रेसी उनकी इन्फोर्समेंट करती है बस, मार्क्सिज्म ये कहेगा। तो ब्यूरोक्रेसी एक एजेंट है इस अनफेयर सिस्टम का, इस इनएक्विटेबल सिस्टम का, मार्क्सिज्म के बकौल। तो ये एक और लिंक बन गया। फिर एक और इकोनॉमिक गवर्नेंस के साथ मार्क्सिज्म का लिंक बहुत डिटेल में हम आपने पढ़ा, वीडियोस में देखा कि हाउ द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन हैव इवॉल्व्ड ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हाउ कैपिटलिज्म बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टुडे। ये हमने थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में देखा।
रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इस इकोनॉमिक सिस्टम में, कौन कौन सी क्लासेस हैं, बोर्जुआजी क्लास है, हमारे पास पैटी बोर्जुआजी है, फिर हमारे पास जो है वो प्रोलेटेरिएट क्लास है, वर्कर क्लास है, इनके दरमियान ताल्लुकात की नेचर क्या होती है वो बहुत डिटेल में हमने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में देखा, थ्योरी ऑफ एलियनेशन में देखा, ठीक है, थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट में देखा। तो ये इकोनॉमिक गवर्नेंस, आज की पूरी दुनिया की इकोनॉमिक गवर्नेंस कैपिटलिज्म की बुनियाद पर ही चल रही है ना। जब हम इकोनॉमिक गवर्नेंस का वर्ड यूज करते हैं तो कैपिटलिज्म समझे बगैर हमें समझ आ ही नहीं सकता। तो मार्क्सिज्म ने हमें बहुत डिटेल में कैपिटलिज्म की एवोल्यूशन समझाई, उसके पूरे न्यूआंसेस समझाए, ये एक लिंक बन गया इकोनॉमिक गवर्नेंस के साथ। फिर मार्क्सिज्म, आप ये देखिए न्यू लिबरलिज्म की जरा जाके दोबारा वीडियो देखिए जो उसकी थ्योरी की है। मार्क्सिज्म हमें बहुत डिटेल में एक क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करती है, क्रिटिक प्रोवाइड करती है न्यू लिबरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, लाइक आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की। मार्क्सिज्म ये कहती है कि इन इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिसीज हैं दे आर एम्ड एट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। जाके जरा नियो लिबरलिज्म की क्रिटिसिज्म के मैंने 6-7 पॉइंट्स बताए थे, उनको जरा साइड बाय साइड कंपेयर करें मार्क्सिज्म की फिलॉसफी के साथ तो आपको समझ आएगा कि यही जो मार्क्सिज्म का ये की क्रिटिक है ये कि ये न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशंस जो है ये चाहते हैं कि मार्केट को बस आजाद छोड़ दिया जाए, हुकूमत की कोई उसमें इंटरवेंशन ना हो। हुकूमत जो वेलफेयर पॉलिसीज है हुकूमत की, लाइक जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए जो हुकूमत की स्पेंडिंग है, ये न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं कि वो स्पेंडिंग कम से कम हो, कट्स हो उसमें, जिसका नुकसान जो है वो जाहिर है आपकी वेलफेयर पॉलिसीज को होता है, मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस को होता है। ये क्रिटिसिज्म पढ़ी थी ना हमने न्यू लिबरलिज्म में, इसकी मेन कंटेंट जो है इस क्रिटिसिज्म का वो मार्क्सिज्म से डिराइव होता है, ठीक है। तो ये आप एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करने के लिए भी मार्क्सिज्म को जो है वो एज अ बेसिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये एक और लिंक बन गया। 7वां लिंक हम देखते हैं आगे के वही बात के वेलफेयर पॉलिसीज और रेगुलेटरी मेजर्स ये क्यों जरूरी है। वेलफेयर का पूरा फलसफा क्या है कि रियासत की इकोनॉमी में इंटरवेंशन क्यों होनी चाहिए, रियासत को क्यों कंट्रोल करना चाहिए बिजनेस इंटरेस्ट को, रियासत को क्यों इंटरफेयर करना चाहिए वर्कर्स के बिहाफ पे, और रियासत को क्यों रिसोर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, इनकी सारी जस्टिफिकेशन हमें मार्क्सिज्म की फिलॉसफी से मिलती है, ठीक है। मार्क्सिज्म हमें बताता है कि कैपिटलिज्म में अगर तो हुकूमत इंटरफेयर नहीं करेगी तो वर्कर्स जो है वो बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट होंगे, जैसा कि हमने थ्योरी ऑफ एलियनेशन में देखा, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में देखा। मार्क्सिज्म ने हमें बताया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन वर्कर्स के बिहाफ पर जरूरी क्यों है, ठीक है। और ये इस तरह के मेजर्स लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि उनकी दौलत रीडिस्ट्रीब्यूट की जा सके निचले तबकात तक, और उनको हुकूमत फिर पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन देने के लिए, पब्लिक हेल्थ देने के लिए वो दौलत यूज कर सके। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यों जरूरी है ये हमें मार्क्सिज्म ने बताया। तो देखिए पब्लिक पॉलिसी के साथ पूरा लिंक बन गया कि आपसे अगर बात की जाए कि भाई ये वेलफेयर पॉलिसीज लाइक पब्लिक हेल्थ की पॉलिसी, पब्लिक एजुकेशन की पॉलिसी ये क्यों जरूरी है, इनका रैशनल क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनकी यूटिलिटी क्या है, वो आपको मार्क्सिज्म बताती है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो रेगुलेट करना और उसको बेलगाम क्यों नहीं छोड़ सकते हम प्राइवेट सेक्टर को, ये हमें मार्क्सिज्म ने बताया। और फाइनली ये कि फिर मार्क्सिज्म की फिलॉसफी में आपको जो दुनिया भर में थोड़े सोशलिस्ट मोड ऑफ गवर्नेंस है उसके डिफरेंट मॉडल्स जो प्रैक्टिस हो रहे हैं उनका जिक्र मिलता है। लाइक हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आजकल मॉडल दुनिया में चल रहा है, काफी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह, वो बहुत ज्यादा मार्क्सिज्म की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। तो वहां के जो गवर्नेंस के मॉडल्स हैं वो पूरे के पूरे इस फिलॉसफी की बुनियाद पे खड़े हैं। वो डेमोक्रेसी के थ्रू जो सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, वो उन्होंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने अपनी गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू अप्लाई किए हुए। वहां पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उन्होंने अप्लाई की हुई है, उन्होंने पब्लिक एजुकेशन दी हुई है, पब्लिक हेल्थ दी हुई है, ठीक है। वहां पे उन्होंने लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का वहां पे तस्वुर है, वहां पे पॉवर्टी की लाइन से नीचे जो लोग हैं रियासत उनकी जिम्मेदारी लेती है उनको जो है वो वसाइल फराहम करने की, या तो उन्हें डायरेक्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के थ्रू पैसे मुंतकिल किए जाते हैं या उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो गवर्नेंस के मॉडल्स हैं स्कैंडिनेविया में ये मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड है। तो ये हमारा लिंक बन गया एक और सब्जेक्ट के साथ। फिर जो दूसरी एक्सट्रीम है कि ये तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जरा एक मिडिल ग्राउंड है,
लेकिन जो बिल्कुल मार्क्सिज्म की फिलॉसफी, जो एक्चुअल फिलॉसफी थी कि वो रेवोल्यूशन आए और डिक्टेटरशिप आए प्रोलेटेरिएट की, हमें वो गवर्नेंस मॉडल्स भी दुनिया में नजर आते हैं। लाइक यूएसएसआर का, जो फॉर्मर यूएसएसआर का मॉडल था रशिया का, वो पूरा इसी फिलॉसफी पर बेस्ड था। और वहां जो सारी गवर्नेंस होती रही, पब्लिक पॉलिसी बनती रही, स्टालिन ने बनाई, आगे लेनिन ने उससे पहले बनाई थी, वो सारा मार्क्सिज्म की बेस पे थी। फिर आजकल चाइना उसकी बड़ी करीब मिसाल है, क्यूबा इसकी मिसाल है, हमारे सामने नॉर्थ कोरिया, ये जो है कोर कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वो कहलाती हैं। गो के इनके मॉडल भी अब काफी हद तक जो है वो मिक्स्ड नेचर के हो गए हैं। उस तरीके से कोई भी दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं मिलता जहां पे लाइक कैपिटलिज्म का एक भी प्रिंसिपल ना हो और प्योर कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स कार्ल मार्क्स के अप्लाई किए गए हो। लेकिन नेवरदलेस ये अपनी इंस्पिरेशन अपने गवर्नेंस सिस्टम की, अपनी पब्लिक पॉलिसीज की बहुत ज्यादा मार्क्सिज्म से डिराइव करते हैं ये ममालिक जो है, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया वगैरह। तो ये 8 लिंकेजेस देखे मैंने आपको, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एग्जांपल्स देके गवर्नेंस के साथ मार्क्सिज्म का लिंक एस्टेब्लिश करके दिखाया, पब्लिक पॉलिसी के साथ दिखाया। अब ये मैंने वो इतनी डिटेल में अगर वो वीडियोस ना पढ़ाई होती, ना आप लोगों को फराहम की होती, तो आप लोगों के लिए ये लिंक्स समझना बहुत मुश्किल हो जाता। सो उम्मीद है अब आप लोगों को बहुत डिटेल में मार्क्सिज्म क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू।